दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। और बच्चों, काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी बिजी लाइफ चल रही थी, एग्जाम्स एंड ऑल दैट, तो ऑफिस का वर्क, जॉब और कुछ पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस हुए। तो इस दौरान मैं वीडियोस नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, और एग्जाम्स चल रहे थे आप लोग के वैसे भी। तो देखो बच्चों, अभी दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स अभी तक हमारे कवर्ड नहीं है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक पोएम, और पोएम है प्रिल्यूड्स, जो कि लिखी है टी.एस. एलियट ने। ठीक है, तो इस पोएम को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। वैसे थोड़ी बड़ी पोएम है, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि इसी पोएम में कवर कर लूँ, मतलब इसी वीडियो में कवर कर लूँ, बट पॉसिबली हो नहीं पाएगा शायद, तो शायद मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊँ, है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं कि भाई जो अपने टी.एस. एलियट साहब हैं, है ना? ये पैदा हुए थे 1888 में और डेथ हुई थी 1965 में। ठीक है, ये यूएस में पैदा हुए थे। बहुत ही फेमस राइटर्स, या फिर बोल सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे फेमस राइटर्स, सबसे फेमस मतलब पोइट। राइटर तो में सभी आ जाते हैं, परंतु पोइट, सबसे फेमस पोइट ये कंसिडर किए जाते हैं। पोइट थे, एसेइस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, क्रिटिक भी थे, सभी तरह से थे। पोइट के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, परंतु इनके कुछ फेमस एसेज भी हैं, है ना? तो देखो, 20th सेंचुरी के मतलब ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोलो, परंतु मैं तो उनको ग्रेटेस्ट ही मानता हूँ। 20th सेंचुरी के सबसे बड़े ये पोइट थे। और ये मॉडर्निज्म, मॉडर्न पोइट्री के संस्थापक बोल सकते हो, या फिर प्रीकर्सर बोल सकते हो, जो मतलब लीडिंग लोग थे ना, उनमें से एक थे। ये स्ट्रक्चर, पोएम के स्ट्रक्चर के ढांचे के साथ में, मीटर के साथ में, स्टाइल, उस साथ में उन्होंने काफी छिड़खानी करी, मतलब एक्सपेरिमेंट किए, नई चीजों को लाए। और मॉडर्निटी में वैसे भी ट्रेडिशनलिज्म को पीछे छोड़ के ही वो आगे आए हैं। तो देखो, तो मॉडर्निज्म में ये जो रोमांटिक पोइट्री में जो थे ना, इमोशंस पे ज्यादा फोकस होना, है ना, उस तरह की चीजें नहीं थी। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए पोएट्री स्टाइल में, स्ट्रक्चर में, इन सब में। इनकी कई सारी फेमस पोएम्स जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड ट्रूफ्रॉक, द वेस्ट लैंड, द हॉलो मैन, एश वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेट्स, ये कुछ नाम मैंने बताए कि जो बहुत पॉपुलर है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लिमिटेड लिखा, परंतु जो लिखा वो बहुत अच्छा लिखा। ये खुद भी बोलते थे कि मुझे पता है मैं लाइफ में बहुत कुछ नहीं लिख पाऊंगा, परंतु जो लिखूंगा ना वो परफेक्ट लिखूंगा। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। काफी गैप के बाद में इनकी कोई पोएम आती थी या कलेक्शन आता था, और परंतु जो आता था बिल्कुल सॉलिड आता था एकदम। उस तरह से देख सकते हैं। कुछ फेमस प्ले भी हैं इनके, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, सभी बहुत पॉपुलर हैं, है ना? अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में चलते रहते हैं। तो इनकी तो मतलब इनका जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो आपको हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मिलेगा। ऐसा मतलब कोई यूनिवर्सिटी मुश्किल ही होगा इसमें टी.एस. एलियट ना हो। एसेज में इनका बहुत फेमस है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हम क्रिटिकल थ्योरीज में पढ़ते हैं ना। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर इनके एसेज हैं, क्रिटिकल एसेज। इनको नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर में, जो कि मिलना ही था। इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था, स्पेशली इनको मतलब जो नोबेल प्राइज मिला वो किस चीज में मिला लिटरेचर में, इनको मिला पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोएट्री। 1948 में नोबेल प्राइज मिला इनका, और नोबेल प्राइज इनको पोएट्री के लिए मिला कि भाई इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है आज की जो मॉडर्न पोएट्री, प्रेजेंट डे पोएट्री के लिए जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1948 में। तो ये थोड़ा बहुत हमने टी.एस. एलियट के बारे में जाना, है ना? अब हम इनकी जो पोएम है प्रिल्यूड्स, है ना, इसको समझेंगे। अच्छा ठीक है, तो देखो प्रिल्यूड्स जो है ना, वैसे तो पता नहीं, किसी को नहीं पता कन्फर्म तो, परंतु ये कुछ 1910 या 11 के आसपास ये लिखी गई थी, है ना? लिख तो पहले थी एलियट ने, परंतु ये पब्लिश बाद में हुई थी। पब्लिश 1917 में हुई थी, उनका मतलब जो पहला कलेक्शन, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से इन स्कैटर्ड पोएम्स लिखी, फिर बाद में एक कलेक्शन निकलवा दी, उस तरीके से था। कोई डेडिकेटेड कलेक्शन की तरह नहीं बनाया इन्होंने। तो इनका जो कलेक्शन आया था, प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस करके, 1917 में, उस कलेक्शन में ये पहली बार प्रिल्यूड सामने आई थी, मतलब तब पढ़ने को मिली थी। तो प्रिल्यूड्स, प्रिल्यूड एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो नाम समझें। प्रिल्यूड का मतलब होता है कोई भी जो म्यूजिकल पीस होता है, मतलब सपोज कोई गाना है, उस गाने का स्टार्टिंग का एक ऐसा पोर्शन होता है जो एक तरह से गाने, मेन गाना स्टार्ट होने से पहले आता है। अब उदाहरण दूं मैं तो, जैसे एक फेमस सॉन्ग है, क्या बोलते हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा, है ना? महेंद्र कपूर का फेमस सॉन्ग है। उसमें स्टार्टिंग में प्रिल्यूड आता है, जो पोर्शन बहुत फेमस है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। गाना तो बाद में स्टार्ट होता है प्रीत जहां की रीत सदा, परंतु जो पहला जो स्टार्टिंग में वो पोर्शन गाता है वो प्रिल्यूड हो गया एक तरीके से।
ठीक है। तो इसका नाम प्रिल्यूड रखा है क्योंकि देखो एक तरीके से बोल सकते हो ये पीस एक आगे आने वाले पीस का एक स्टार्टिंग वर्जन मान लो, है ना। और इस तरीके से एक लिखा भी लियट ने म्यूजिकल फॉर्म में ही है। ऐसा फील होता है जैसे कि एक म्यूजिकल एक पीस है, एक सॉन्ग है उस तरीके से। तो ये एक तरह से स्टार्टिंग वर्जन मान लो उस चीज का। इस तरीके से इन्होंने ये लिखा है। अब प्रिल्यूड्स पोएम को हम समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा जटिलता है। बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जिनका अर्थ किसी को नहीं पता। टीएस एलियट साहब तो बताते भी नहीं थे उनसे एक बार किसी राइटर ने मतलब सॉरी मतलब किसी क्रिटिक ने या फिर कोई रिपोर्टर था, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, परंतु कोई था ऐसा, उसने उनसे पूछा कि सर इस लाइन का मतलब क्या है, तो उनका जवाब था मैं बता दूंगा तो आप लोग का क्या काम रह जाएगा यानी मैं ही बता दूंगा तो फिर आप लोग तो कुछ इसमें मीनिंग निकालोगे ही नहीं, है ना। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ और मीनिंग निकालोगे, कोई दूसरा बंदा कुछ और मीनिंग निकालेगा, तीसरा कुछ और मीनिंग निकालेगा, है ना। इस तरह सब अलग अलग मीनिंग निकालेंगे और उससे मेरी पोएम का जो मतलब एक तरीके से वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलेंगे, उसका स्कोप बढ़ जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन का स्कोप बढ़ जाएगा, व्याख्या करने का स्कोप बढ़ जाएगा। तो वो चीज थी। तो इस तरीके से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोएम एक्चुअल में, और इसमें बहुत सी लाइन ऐसी हैं जिनका अर्थ किसी को नहीं पता, हर व्यक्ति पढ़ाने वाला अपने हिसाब से बताता है। इस तरह से चलता है। मैं भी ट्राई करूंगा कि जो बेस्ट मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। हो सकता है आपने कोई किताब पढ़ी हो उसमें कोई दूसरा मीनिंग, है ना। तो ऐसा हो सकता है, परंतु अगर आप मीनिंग को जस्टिफाई कर पाए, है ना, सही ठहरा पाए, आप समझा पाए कि ऐसा मीनिंग क्यों निकल रहा है, तो वो मीनिंग आपका सही कंसीडर किया जाएगा। आपको एग्जाम में उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो रहा है, देखो फर्स्ट 4 इसमें स्टैंजा है। तो पहला पोर्शन, द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन। अब समय मतलब मौसम कौन सा है, सर्दियों का, विंटर। इवनिंग सेटल्स डाउन यानी कि सर्दियों की जो शाम है वो ढल रही है, यानी शाम बैठ रही है। सेटल्स डाउन का मतलब होता है कि शाम हो गई है, दिन खत्म हो चुका है और शाम हो गई है। विद स्मेल ऑफ स्टीक्स इन पैसेज वेज 6 o'clock। विद स्मेल खुशबू आ रही है, स्टीक्स की, स्टीक्स होते हैं मांस के कुछ टुकड़े वगैरह पकाए जाते हैं ना, वो उनकी खुशबू आ रही है। इन पैसेज वेज रास्ते में से, 6 o'clock शाम की 6 बज चुके हैं, और गली में से रास्ते में से क्या आ रहे, स्टिक्स की खुशबू आ रही है, कोई स्टिक्स पका रहा है, ठीक है। द बर्नट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। बर्नट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, धुआं भरे दिन का अब अंत हो रहा है, वो दिन खत्म हो रहा है। बर्नट आउट एंड्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज है, कोई बड़ी लकड़ी है अपनी, स्टार्टिंग जलना शुरू हुआ, जलते 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 एंड पे आके जल के खत्म हो गई। उस तरीके से मान लो दिन है, स्टार्ट हुआ, खत्म होते होते अब एंड हो रहा है, तो दिन खत्म हो गया, जल गया दिल, मतलब दिन का एंड हो रहा है। बर्नट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। स्मोकी डेज क्यों बोला है इन्होंने, स्मोकी डेज इसलिए बोला है क्योंकि ये वो टाइम था जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब फैक्ट्रीज वगैरह लग चुकी थी, लोग सिटीज में आके बस गए थे, और एक्चुअल में सिटीज में कचरा भर गया था एक तरीके से मान लो। क्योंकि है ना, कचरा मैं लोगों के लिए बोल रहा, इन फैक्ट्रीज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी फैक्ट्रीज लग गई थी, लोग, भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा हो ही गया था। अब जब इतनी भीड़ हो जाए, इतनी सिटी की कैपेसिटी नहीं है, इतने आके लोग रहने लग गए, तो कच्ची बस्तियां बस जाएंगी, लोग गंदगी भी फैला रहे हैं, साफ सुथरे नहीं रह पा रहे हैं, सिटी मैनेजमेंट पूरा बिगड़ा हुआ है, तो लाइफ बहुत ही लो क्वालिटी की हो जाती है। आपसे काम बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है फैक्ट्रीज में, है ना, और आप जीवन एक बहुत ही लो क्वालिटी का बिता रहे हो, आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, आप 15-15 घंटे काम कर रहे हो और आपको अपने जीवन के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है। चारों तरफ फैक्ट्रीज हैं, धुआं निकल रहा है, गंदगी फैली हुई है, धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन सब चल रहा है। मतलब कहने का मतलब वो ऐसे दिन थे। तो ये सिटीज की बात बता रहे हैं स्पेशली वो, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी थी ना, वो अपने सस्टेनेबिलिटी से मतलब साइड में आ गई। कहने का मतलब है जो एक बैलेंस्ड लाइफ थी ना, वो अब टूट चुकी थी, और लोग अब धन दौलत और ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे, और इस वजह से वो इतनी लो क्वालिटी की लाइफ में आके फंस गए हैं। तो बर्नट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, ये धूल भरे दिनों का अंत हो रहा है, मतलब कहने का मतलब दिन ढल रहा है, शाम हो गई है। एंड नाउ ए गस्टी शावर रैप्स द ग्रीनी स्क्रेप्स। और क्या है, गस्टी शावर, गस्टी मतलब तेज हवा के साथ में पानी की बौछार आई है, यानी बारिश हो गई है। रैप्स द ग्रीनी स्क्रैप्स, और क्या हो गया है, मतलब टुकड़े जो है ना, गंदगी के टुकड़े, मतलब पत्तियों के हो सकते हैं, कागज के, प्लास्टिक के, कुछ भी, मतलब ऐसी गंदगी जो पड़ी हुई है उधर बिखरी हुई है, उन सब के टुकड़े लोगों के पैरों में आके चिपक रहे हैं। यानी कि देखो, एंड नाउ गस्टी शावर रैप्स, वो लिपट रहे हैं, द ग्रीमी स्क्रैप्स ऑफ विदर्ड लीव्स, किसके हैं अब ये टुकड़े, किसके हैं, सूख चुकी पत्तियों,
अबाउट योर फीट। एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि एक पत्तियों की टूटी हुई पत्तियां होगी और भी डिफरेंट तरह का कचरा होता है, उन सबके जो कचरे हैं ना वो इस आंधी के साथ, बारिश के साथ में अपने पैरों में आके चिपक रहे हैं। अब देखो आंधी आ गई, साथ में बारिश भी आ गई, तो आंधी आती है तो आके टकराते हैं, उड़ जाते हैं, परंतु क्योंकि वो गीले भी हो गए हैं, उड़ भी रहे हैं पर गीले हो गए हैं तो चिपक गए हैं, पैरों के चिपक रहे हैं। एंड न्यूज पेपर्स फ्रॉम वेकेंट लॉट्स, और साथ में न्यूज़पेपर के टुकड़े भी आ रहे हैं, जो वेकेंट प्लॉट मतलब खाली प्लॉट होते हैं ना, खाली जगह होती है, वहां पर टुकड़े न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, वो भी उड़ उड़ के आ रहे हैं। ठीक है। द शावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स। शावर्स बीट, और जो बूंदे हैं ना वो टकरा रही हैं ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स। ब्रोकन ब्लाइंड क्या है, एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है पे, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में, पहला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ब, ब क्या है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन, व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है, ब्रोकन ब्लाइंड, ब, एंड चिमनी पॉट्स। तो वो बारिश की बूंदें कहाँ टकरा रही हैं, टूटी हुई खिड़कियों पर और चिमनी पॉट्स पे, चिमनी के जो ऊपर घर के ऊपर जो लगे होते हैं ना चिमनी का, जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, उस पे आके टकरा रही है। ठीक है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट अ लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स। और गली के कोने पर, यानी कि जो ये नैरेटर है, जो ये चीज सुना रहा है हमको, कविता पढ़ रहा है, वो नैरेटर कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो राइटर ही हो, कोई भी हो सकता है। जो ये नैरेटर है ना, वो बोल रहा है कि गली के कोने पर अ लोनली कैब हॉर्स, एक अकेला घोड़ा गाड़ी खड़ी, एक अकेली घोड़ा गाड़ी खड़ी है, उसमें जो घोड़ा गाड़ी में, गाड़ी के आगे जो घोड़ा लगा हुआ है, वो घोड़ा स्टीम्स एंड स्टैम्प्स, वो पैर मार रहा है, स्टीम्स मतलब मुंह से नाक से धुआं निकाल रहा है, जैसे खुनाते हैं ना वो करते हैं इस तरह से, और स्टैम्प्स, और ठोक रहा है जमीन को अपने पैरों से। स्टीम एंड स्टैम्प्स में अगेन क्या यूज हो रहा है, अच्छा इसमें देखो एक चीज, स्टैम्प्स स्टीम्स देखने में एस है, अब एस को हिंदी में सह पढ़ते हैं, मतलब एक तरीके से तो होना चाहिए व्यंजन, परंतु बोलने में क्या आ रहा है, स्टीम्स, ई साउंड आ रहा है, स्टैम्प्स ई साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है असोनेंस। क्या यूज हो रहा है, असोनेंस, कि भाई स्टीम पहला साउंड अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और उसका वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, वॉवल साउंड का रिपीटेशन जरूर नहीं कि वर्ड की स्टार्टिंग में ही हो, बीच में हो सकता है, ठीक है, उसको असोनेंस कहते हैं जब वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। तो स्टीम्स एंड स्टैम्प्स में क्या है, असोनेंस, ठीक है। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, और फिर क्या हो जाते हैं, लैंप जल जाते हैं। अब क्योंकि इवनिंग का टाइम है, रात हो रही है, तो ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, उसके बाद में बोलते हैं अब लाइट जल गई है। उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि शाम ढल रही है, स्टिक्स मांस के टुकड़े मतलब फूड है वो पकाया जा रहा है गली में, दिन खत्म हो रहा है, हवा जोर से चल रही है, बारिश भी हो गई है, पैरों के आगे कचरे चिपक रहे हैं, न्यूज़पेपर भी आके उड़ के आ रहे हैं, है ना, और बारिश की बूंदें टकरा रही हैं ब्रोकन ब्लाइंड और चिमनी पॉट्स पर, यानी टूटी हुई खिड़कियों और चिमनी के मतलब जो मुंह होता है, माउथ, उस पर। एंड एट द और कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कह सकते हैं कि गली के कॉर्नर पर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है, और घोड़ा उसका नाक से धुआं निकाल रहा है, मतलब हवा निकाल रहा है, प्लस स्टैम्प्स पैर मार रहा है, और इसी वक्त फिर लाइट जल जाती है, लैंप जल जाते हैं, इवनिंग हो गई है, रात हो गई है। इसमें एक दो चीजें और भी हैं, जैसे देखो इसमें जो पहली स्मेल स्टीक, यहां से देखो सेटल्स, स्मेल, स्टीक्स, पैसेज वेज, है ना, तो से ये जब एस से जनरेट होने वाले साउंड यानी से साउंड का हिसिंग, इसको बोलते हैं हिसिंग, जैसे होता है ना ये इसे हिसिंग बोलते हैं, हिसिंग की साउंड आए लगातार, वो एस से ही आती है केवल, है ना, तो आ रही है ना इसमें सेटल, स्मेल, स्टीक्स, पैसेज वेज, तो ये इसे बोलते हैं हिसिंग की साउंड। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको बोलते हैं सिबिलेंस। क्या बोलते हैं, जब से साउंड की रिपीटेशन से हिसिंग की साउंड आए तो उसको सिबिलेंस बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ सिबिलेंस यूज हुआ था। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा पे आते हैं हम लोग। अब पहले वाले में तो इवनिंग की बात हो गई, ठीक है, अब आता है वो मॉर्निंग पर। किस पे आता है, मॉर्निंग पे। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, अ फेंट स्टिल स्मेल्स ऑफ बियर। अब भाई मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, मॉर्निंग को होश आ गया है। अब ये होश आ गया है, एक्चुअली मॉर्निंग को होश कैसे आ सकता है, दिस इज व्हाट वी कॉल पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण या व्यक्तिकरण। जब एक नॉन लिविंग थिंग या किसी जानवर को इंसानी गुणों से नवाजा जाता है, यानी इंसानी गुण उसमें डाल दिए जाते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, मॉर्निंग को होश आ गया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन हो गया मॉर्निंग का, यानी मॉर्निंग हो गई है, होश आने का मतलब मॉर्निंग हो गई है। अ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर, और
होश आते ही क्या मतलब, कहने का मतलब मॉर्निंग होते ही किस चीज की खुशबू आ रही है, फेंट स्टेल, एक हल्की हल्की स्मेल आ रही है, थोड़ी सड़ी हुई स्मेल, किसकी, बियर की, दारू की, फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands। और ये कहां से आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम द sawdust, मिट्टी से आ रही है, मिट्टी से ये बदबू निकल के आ रही है। और उस मिट्टी को कौन रौंद रहा है, ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, वो गली में मिट्टी कुचली जा रही है, किसके द्वारा, विद ऑल इट्स मडी फीट्स, मिट्टी भरे पैरों के द्वारा कुचली जा रही है, दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड्स। और वो पैर कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कॉफी स्टैंड की तरफ। तो आप गौर करो, यहाँ पे उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मतलब उसने पर्सन का नाम ही लिया है, उसने पर्सन बोला ही नहीं है। उसने क्या बोला है, फीट जा रहे हैं, पैर जा रहे हैं, मडी फीट, पैर नहीं जाते हैं, इसका मतलब लोग जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो यहाँ जो फीट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब शरीर के किसी एक अंग से पूरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनक डकी, उसे बोलते हैं सिनक डकी। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें व्यक्ति के एक बॉडी हिस्से का इस्तेमाल करके पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हाथ काम कर रहे हैं, हैंड्स आर वर्किंग, तो व्यक्ति के लिए, लेबर के लिए, पैर चल रहे हैं तो व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इसे सिनक डकी बोलेंगे। तो सुबह का समय है, सुबह क्या नजर नजर आ रहा है कि जो भी नरेटर है उसको खुशबू आ रही है बियर की, साथ में उसको बे खुशबू कहां से आ रही है, मिट्टी से आ रही है। और उस मिट्टी को रौंद के लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कॉफी स्टैंड की तरफ। कॉफी की थड़ी लगी हुई है, उस थड़ी पे जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए सुबह सुबह, ठीक है, अपने धूल भरे मिट्टी भरे पैरों से। तो ये एक मॉर्निंग डे लाइफ सिटी की, भाई लोग सुबह अखबार पढ़ने बाहर जाते हैं, कई बार अखबार पढ़ने निकल जाते हैं। कई बार पहले क्या होता था, अखबार घर घर बांटने नहीं आते थे, अखबार मिल जाते थे बाहर, मतलब एक जगह पर्टिकुलर जगह, वहां लोग अखबार पढ़ते थे। ये कॉफी पीने जा रहे हैं, चाय की थड़ी फैल जाते हैं चाय पीने, इस तरीके से, ठीक है। विद द अदर मैस्करेड्स दैट टाइम रिज्यूम्स, साथ में दूसरे तमाशे भी हो रहे हैं, मैस्करेड्स। मैस्करेड्स एक्चुअल में एक जुलूस जैसा होता है जिसमें लोगों ने मास्क लगाया होता है, चेहरा नजर नहीं आ रहा होता है। तो इस नजारे, इस मॉर्निंग के नजारे के साथ में और क्या होता है, विद द अदर मैस्करेड्स द टाइम रिज्यूम्स। अब मैस्करेड्स में क्या होता है कि टाइम, मतलब जो चेहरा है नजर नहीं आता, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई हु इज बिहाइंड द मास्क, आप समझ नहीं पाते हो कौन है मास्क के पीछे। तो टाइम रिज्यूम्स, इस मैस्करेड को कौन चला रहा है, इस तमाशे को, उस जुलूस को कौन चला रहा है, वो टाइम चला रहा है ना। टाइम ने एक्चुअल में यहाँ पे टाइम को बोल सकते हो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, टाइम का भी पर्सोनिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, है ना। टाइम ने एक जुलूस को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे दुनिया में तमाशे चल रहे हैं, दुनिया एक ऐसा जीवन जी रही है जो कि बोल सकते हो खोखला जीवन है, एक अदृश्य जीवन है, उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। वो जीवन, लोग एक मास्क के पीछे छुपे हुए हैं, वो नकली जीवन जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है, वो रियलिटी को नहीं देख रहे हैं, चेहरा हम छुपाते हैं ताकि लोग हमें देख ना पाए, है ना। तो लोग डर रहे हैं रियलिटी को देखने, और अक्सर लोग चेहरा इसलिए भी छुपाते हैं कि लोग हमें देख ना पाए। प्लस जब ऑस्ट्रिच सिर को मतलब जमीन के अंदर गाड़ लेता है डर के मारे, तो वो क्यों सिर को जमीन के अंदर गाड़ता है, वो इसलिए गाड़ता है कि उसको लगता है कि मैं दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, तो लगता है दुनिया भी मुझे नहीं देख पा रही होगी, यानी दुश्मन मुझे नहीं देख पा रहा, मैं दुश्मन को नहीं देख पा रहा तो दुश्मन भी मुझे नहीं देख पा रहा। ये ऑस्ट्रिच इस तरह से टेक्निक अपनाता है, जमीन में सिर को गाड़ लेता है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में वो वैसा चीज नहीं है, परंतु एक एग्जांपल दिया मैंने तो, कि लोग मास्क लगा रहे हैं, और वो मास्क लगा रहे हैं मतलब कहने का मतलब लोग एक नकाबी जीवन जी रहे हैं, एक नकली जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि रियलिटी से दूर है। ये मॉडर्निज्म, मॉडर्न सोसाइटी विच इज रनिंग आफ्टर मनी, विच इज रनिंग आफ्टर फेक लाइफ। हम ग्रामीण जीवन छोड़ के, हम शांति का जीवन छोड़ के ऐसी भाग दौड़, ऐसे नकली जीवन फंस गए हैं, और उस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। एवरीबडी इज जस्ट रनिंग आफ्टर दिस फेक लाइफ। तो उस चीज के लिए बोला जा रहा है कि टाइम ने बहुत सारे तमाशे चला रखे, यानी दुनिया में बहुत सारे तमाशे चल रहे हैं। ये जो तमाशा मॉर्निंग का भी इसमें ऊपर डिस्क्राइब किया, इसके अलावा भी बहुत सारे तमाशे हैं, ऐसी फेक लाइफ है इस मॉडर्न सोसाइटी की जो लोग जी रहे हैं, उसको टाइम कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। एक्चुअली टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं है, टाइम एक तरीके से, टाइम क्योंकि दिखाई नहीं देता, टाइम है नहीं एक्चुअल में। टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में हो, है ना। टाइम इज ए नॉन एग्जिस्टेंट थिंग, ऐसी चीज है, परंतु उसकी वैल्यू है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है परंतु सब कुछ कंट्रोल वही करती है। The with the other masquerades that time resumes, one thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnace rooms। तो जो समय के साथ मतलब दुनिया में जो ये सब तमाशे हो रहे हैं, उसके अलावा भी और कुछ क्या हो रहा है, वन थिंग्स ऑफ ऑल द हैंड्स, एक कोई व्यक्ति सोचता, कहने का मतलब है
कि जो नारेटर है वो बोल रहा है कि मेरा ध्यान जाता है उन सब हाथों की तरफ। अब हाथ आ गए फिर से, बॉडी का एक पार्ट आ गया, हाथ मतलब लोग है, उन सब लोगों की तरफ मेरा ध्यान जाता है दैट आर रेजिंग डिंगी शेड्स, जो कि उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, डिंगी शेड्स, अपने घर की खिड़कियां उठा रहे हैं, जो कि गंदी टूटी हुई खिड़कियों को ऊपर उठा रहे हैं। इन ए 1000 फर्निश रूम, कहाँ पे, हजारों घरों में, हजारों कमरों में वो खिड़कियां खोल रहे हैं, सुबह का समय हो गया तो खिड़कियां खोल रहे हैं वो। तो ये ध्यान ऐसा क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि सबका सब एक ही काम कर रहे हैं, दे आर लिविंग ए मैकेनिकल लाइफ, अ रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, वो ऐसा लग रहा है जैसे मशीन की तरह चले जा रहे हैं, है ना? मॉडर्न सोसाइटी ऐसी तो हो गई है, मशीन ही हो गए हैं सब लोग। मतलब राइटर बोल रहा है कि जो तमाशा आपके सामने नजर आ रहा है दुनिया में, जो सब घटनाएं हो रही हैं, जो टाइम इस तमाशे को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा और भी तमाशे चल रहे हैं। जैसे कि मेरा ध्यान जाता है उन लोगों की प्रति जो अपने कमरों से बाहर आएंगे और अभी खिड़कियां खोल रहे हैं अपने घर की, कि रोशनी अंदर चली जाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उनको चाहिए, उनको लगता है कि अब मॉर्निंग हो गई, कुछ रोशनी घर में आएगी, दरवाजा खोलेंगे, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, परंतु उनकी लाइफ में इतना अंधेरा भरा हुआ है, वो अपनी लाइफ में इतने अंधेरे से भरे हुए हैं कि रात भले ही गुजर जाए, सुबह जरूर हो जाए, परंतु उनका जीवन अभी भी अंधकार से ही भरा हुआ है। एक्चुअल में उसके उनके जीवन में सुबह नहीं हुई है, वो दिखने को सुबह हो गई है कि वो चाहते हैं कि वो सुबह उनके घर के अंदर आ जाए, वो पर्दा हटाए और रोशनी घर के अंदर आ जाए, परंतु एक्चुअल में वो रोशनी घर में सिर्फ दिखने को आ रही है, उनके जीवन में लाइट नजर नहीं आ रही है। वो अंधकार भरा जीवन, क्योंकि ऐसा जीवन जिसमें उनको आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो बस ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं एक दूसरे को। अंधेरे में हम यही तो करते हैं कि भाई तू मेरे पीछे पीछे चलता रहे, मैं आगे चल रहा हूँ, है ना? ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बस यही मॉडर्न लाइफ है। हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, हमें आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है ना? तो उनके घर में लाइट तो ला रहे हैं वो रोशनी खिड़की खोल के, परंतु एक्चुअल में लाइफ में वो लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ हम 2 स्टैंजास पढ़ लिए, तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आगे के जो 2 स्टैंजा, थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी यानी कल डाल दूंगा, ठीक है? तो बच्चों चैप्टर के साथ बने रहें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा इस पोएट्री को आगे कंटिन्यू करने के लिए, इस पोएम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आई होप आपको ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।